गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। आज आपका क्लास में हिंदी में बहुत बहुत दिल से स्वागत है, क्योंकि आज तुम जानते हो अपना क्या है, दशहरा। हिंदुओं का सबसे माना जाने वाला पर्व कहलाते हैं दशहरा। भगवान श्री राम का आगमन हुआ था वन से, उनके आगमन के रूप में ही इस दशहरे को मनाया जाता है। दशहरे की अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है मनाने का? ये खुशी उल्लास तो आप कौन सा भी त्योहार मनाओ जब भी हो, लेकिन मेन जो पर्पस है, जो मोटो है इसके पीछे, वो कारण यह है कि वो मतलब उन्हों के जीवन के जो चरित्र हैं वो आपके अंदर प्रविष्ट करने की जो कला है वो आपको सीखनी है। उनकी जीवनी, उनकी जो अंदर क्या क्या उन्होंने कर्म किए अपने जीवन में, उन कर्मों को अपने अंदर उतारना वो कहलाता है दशहरा। और कोई इसकी बड़ी ख्याति नहीं है, वो मनाते हैं, लेकिन हर चीज के पीछे, हर जयंती के पीछे, हर मतलब कोई भी अपन त्यौहार मनाओ उसके पीछे कोई ना कोई रीजन यही होता है कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या लेके जा रहे हो, वहाँ से क्या अपने जीवन में सीख रहे हो, वो कहलाता है दशहरा, और कोई कारण इसका नहीं। फिर अपन बात करते हैं अपने टॉपिक की। बहुत ही बेहतर और बेहतरीन तरीके से अपन अपने टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसका नाम है क्या, वर्णमाला। आपको पता होना चाहिए कि इसके बिना ना आप संधि कर सकते हो, ना इसके बिना समास कर सकते हो, ना इसके बिना उपसर्ग कर सकते हो। मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आपके सामने निकल के आती हैं। वो चीज़ों को इसके माध्यम से हम समझाने की कोशिश करेंगे, आपको साक्षात करवाएंगे कि वर्णमाला होती क्या है। यदि मैं आपसे बात करूं तो वर्णमाला की, तो वर्णमाला किसको कहते हैं बताओ? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसको? अगर मैं परिभाषा लिखूं तो मैंने कहा आपके सामने वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब आप पूछो सर वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या होता है? तो पहले तो मुझे एक बात आप बता दो, अगर मैंने कहा वर्णों का व्यवस्थित समूह, तो भैया अगर मैंने एक शब्द लिखा मलक, ये वर्णों का व्यवस्थित समूह है। मैंने लिखा कलक, ये वर्णों का व्यवस्थित समूह है। वर्णों का व्यवस्थित समूह है नहीं है, क्योंकि जब तक अपन कोई शब्द से अर्थ की प्रविष्टि न करा लें तो वो क्या नहीं कहलाता, वर्णों का समूह नहीं कहलाता, क्योंकि ये अर्थ अपने आप में अर्थहीन है ये शब्द। जैसे मैंने कहा कमल, तो ये क्या कहलाएगा, ये शब्द कहलाएगा, लेकिन व्यवस्थित समूह कहलाएगा। जब तक यदि आप अर्थपूर्ण शब्द नहीं हो तो वो व्यवस्थित समूह के अंतर्गत नहीं आता। यही तो है कि वर्णों को सजाना कैसे, हमें यही वर्णमाला सिखाती है हमें कि वर्णों को कैसे लिखना है। वर्णमाला हमारी लेफ्ट टू राइट चलती है, मतलब देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो हमारी बाएं से दाएं की तरफ चलती है। अब मैंने आपसे कहा कि इनका कोई अंत नहीं होता, तो ये अपने आप में क्या है, निरर्थक व्यवस्थित समूह नहीं है वर्णों का, लेकिन जो है कमल कुछ होता है, इसलिए हमने व्यवस्थित कर दिया, इसको व्यवस्था बना ली है इसने। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा कि मुझे एक बात बताओ, कोई नहीं बता सकता आपको, इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे बताओ अक्षर और वर्ण में क्या अंतर होता है, कोई बताया क्लास में? अक्षर वर्ण एक पूरा मिलकर बना होता है जिसका कोई सार्थक अर्थ हो। अक्षर भैया बोल रहे हैं कि वर्ण का सार्थक मतलब अर्थ होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा इसका अर्थ है क्या? नहीं है, क्योंकि ये वर्ण तो है लेकिन अर्थ
आ। तो मैंने कहा अक्षर और वर्ड में क्या अंतर है। तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी वीडियो में बहुत सारे टीचरों के माध्यम से ये समझा ही नहीं गया। वो बोलते हैं वर्ड और अक्षर एक ही होते हैं। तो अपन ऐसा नहीं करेंगे। वर्ण होते हैं जिसमें स्वर आते हैं, जिसमें सभी स्वर होते हैं, और स्वर रहित, क्या स्वर रहित व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन वो क्या कहलाते हैं, वर्ण। और अक्षर की बात करें, ये अपने आप में स्वर भी आते हैं, लेकिन स्वर सहित व्यंजन, क्या स्वर सहित व्यंजन। तो ये अक्षर के अंतर्गत आते हैं। ये अक्षर और वर्ण की परिभाषा है आपके सामने। तो आपको इतना चीजें पता होनी जरूरी है। तो ये प्रक्रिया आपके सामने दी है, ये क्रम है, क्रम वर्ण को सजाने का क्रम, वर्ण को कैसे सजाया जाता है। अगर मैंने पूछा क्या मौखिक ध्वनि की मौखिक इकाई को क्या कहते हैं, मतलब वर्णमाला की मौखिक सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि। क्योंकि अगर कोई शब्द को हम उच्चारित नहीं करेंगे, कोई वर्ड को उच्चारित नहीं करेंगे, जब तक क्या उसका पता ही नहीं चलेगा। मैंने कहा पता चला गया, नहीं चला। जब तक उसको सार्थक बोलेंगे नहीं, तो क्या है सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई मौखिक रूप से कौन सी है, ध्वनि। ध्वनि। अब वर्णों के लिखित रूप को क्या, ध्वनि के उच्चित रूप को ही क्या कहा जाता है, क्योंकि ध्वनि उच्चित करोगे क्या बनता है वो वर्ण। वर्ण को लिखित कर देते हो, क्या बन जाता है वर्ण। वर्ण वर्ण को लिखित, ध्वनि उच्चित करते हो आप, उच्चित को ही अपन लिख देते हैं, तो वो क्या कहलाता है वर्ण। तो लिखित रूप को क्या कहलाता है, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहलाता है। लिखित रूप। अब मैंने कहा शब्द, क्या है शब्द, मैंने कहा शब्द। शब्द क्या होता है, शब्द वह होता है जिसके हम सार्थक अर्थ निकलता हो, वो क्या कहलाता है शब्द। आपका सार्थक कैसा, मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था, जैसे मैंने मलक कलक लगा, उसका कोई अर्थ नहीं था, लेकिन मैंने आपसे कहा राम, तो आपकी समझ में आ गया, आपका दिमाग ऑटोमेटिक चलने लगा कि राम क्या है। तो ये शब्द है। पद क्या होता है, पद यदि हम शब्द का प्रयोग किसी वाक्य में कर दें, जैसे कि राम खाता है, तो मैंने पूछा यहाँ राम शब्द आया है, वो क्या है, एक पद है। आप शब्द नहीं बोल सकते, क्योंकि शब्द अपने आप में स्वतंत्र होता है। यदि आप शब्द का प्रयोग वाक्य में कर देते हो, तो वो क्या कहलाता है, पद कहलाता है। तो पद क्या होता है, वाक्य में जिसका प्रयोग किया जाए, वाक्य में मतलब जिस शब्द का वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं, वो क्या कहलाता है, पद। पद कहलाता है। मैंने आपसे पूछा कि मतलब शब्द को, सॉरी, वर्णमाला की सार्थक इकाई कौन सी है, सबसे छोटी, वर्णमाला की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए सार्थक। सार्थक का मतलब क्या होता है, अर्थ सहित। क्या है, शब्द, ठीक है। और मैंने कहा कि वर्णमाला के अनुसार सबसे
सार्थक बड़ी इकाई, सबसे बड़ी सार्थक इकाई, सबसे बड़ी सार्थक इकाई, तो आपको पता होना चाहिए क्या है, वाक्य। वाक्य से बड़ा कुछ होता है क्या? नहीं होता, क्योंकि सबसे जो अर्थ देता है वो क्या देता है? वाक्य। तो जो आपके वर्णमाला का क्रम हो गया, कैसे कैसे पहले ध्वनि चलती है, वर्ण चलते हैं, शब्द चलते हैं, पद चलते हैं, उपवाक्य चलते हैं, फिर वाक्य बनते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वर्णमाला के दो खंड किए अपन ने, एक स्वर एक व्यंजन। आज अपन स्वरों की भी बात करेंगे, क्योंकि स्वरों का ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। तो आज अपन स्वरों की बात करेंगे, आगे चल के व्यंजनों की बात करेंगे, लेकिन मैं दोनों की परिभाषा आपको बता देता हूँ। ध्यान से गौर करके मेरी तरफ देखो और सुनो। स्वर क्या होते हैं? ये स्वर वे वर्ण कहलाते हैं जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, जो किसी से मिलकर नहीं बनती, जिन पर किसी की क्या नहीं होती, प्रेशर नहीं होता, ये अपने आप में स्वतंत्र है, मध्यमस्थ हाथी की तरह ऐसे। ठीक है, जिसको चल दिया चल दिया। ये कहते हैं कि हमें वो क्षमता है कि हम किसी को बना सकते हैं, लेकिन इनको कोई बना नहीं सकता, ये अपने आप में पूर्णतः स्वतंत्र है। अब मैंने कहा पूर्णतः स्वतंत्र, हाँ एक विशेष बात नोट किया जाए। स्वरों को दुनिया कहती है कि स्वर को अगर पूछ लिया और किस नाम से जाना जाता है, तो अच नाम से जाना जाता है। आपको पूछ लिया जाएगा इनमें से अच संधि का उदाहरण कौन सा है, तो आपको यही पता नहीं है लल्ला कि अच संधि किसे कहते हैं। तो अच संधि स्वर संधि को ही बोलते हैं, क्योंकि स्वरों का निर्माण जिससे होगा वही तो अच संधि होगी। तो आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट बात है, नोट करके आपके रजिस्टर में लिखी होनी चाहिए, वो कभी भी आपसे पूछ सकते। स्वरों की संख्या 13 है। कितनी? 13। लेकिन मूलतः स्वरों की संख्या मानी गई है, वो कितनी मानी गई है? 11। कितनी? 11। 13 क्यों मानी गई है? क्योंकि कुल स्वर अपने 13 हैं, लेकिन इन अपन दो स्वरों को अंग और हा, इनको बोलते हैं आ योग बा। इनका प्रयोग अपन वर्णमाला उनके करते नहीं है स्वरों में, क्योंकि इसका अनुस्वार बनता है, इसका विसर्ग बनता है। इनका पूर्णतः प्रयोग वर्णमाला को लिखने में, शब्द को लिखने में नहीं करते हैं, इसलिए इनको आयोग वाह किया गया। ये इसको बोलते हैं अनुस्वार, इसको बोलते हैं क्या? विसर्ग। ये बिंदी दिख रही है, ये बिंदी विसर्ग, इसको बोलते हैं अनुस्वार। ठीक है, अब मैंने कहा तो स्वर है कितने? अगर पूर्णतः आपका स्वरों की संख्या कुल पूछता है, कुल स्वरों की संख्या, तो आपको 13 ही लगानी है, 11 नहीं लगाना। लेकिन मूलतः स्वरों की संख्या यदि आपसे पूछता है तो कितनी बतानी है? 11। वैसे ऑप्शन में 13 नहीं आएगा, 11 ही आता है। अभी तक मैंने जहाँ तक देखा है हर पेपर में स्वरों की संख्या 11 ही मानी गई है। लेकिन ऋषि को अब हटा दिया गया, क्योंकि ऋषि का उच्चारण करते समय हमें ऐसा लगता है कि हमारी मुख की जो आवाज़ है वो बात दिख रही है, और ऋषि का उच्चारण धीरे धीरे कम होता गया, लेवल उसका डाउन होता गया, इसलिए ऋषि को हटाने की कोशिश करी गई। तो शायद है कि उसको हटा दिया गया 2006 में। लेकिन मेरा आपसे फिर आग्रह है कि अगर स्वरों की संख्या 11 आती है तो 11 ही लगानी है, पहली बात। अब अपन स्वरों का क्या करेंगे? वर्गीकरण। क्या करेंगे? वर्गीकरण। मैंने कहा ये दो स्वर हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ? ये दो स्वर हैं, तो इनका उच्चारण कौन सा है? कंठ। कौन सा है? कंठ। कंठ कह लो या कंठ कह लो, इनका बोला मैंने तो तालु। ये चीजें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे चल के जब संधियां होंगी तो इन्हीं स्वरों में होंगी। कहाँ पे? इन्हीं स्वरों में। इनका उच्चारण तालु से होता है, इनका कहाँ से होता है? ओष्ठ से। री का मूर्धा। ठीक है, ए का कंठ तालु से, कंठ तालु।
मतलब दोनों से होता है इनका उच्चारण। बताऊंगा मैं क्यों होता है। दुनिया में हर शब्द के पीछे एक रीजन होता है, ठीक है। इनका कंठोष्ठ, तो ये आपके स्वरों का बोलने का तरीका हो गया, कौन सा स्वर कहाँ से निकलता है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ कि कौन सा स्वर कहाँ से निकलता है और क्यों निकलता है। तो दोस्तों मैंने आपसे कहा इनका उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है, इनका कंठोष्ठ, तो आपको सर हमें कैसे पता रहेगा, हम कैसे याद करें। तो एक बात, कोई ना कोई शब्द के पीछे कोई ना कोई कारण छुपा रहता है। अब मैंने कहा ये कंठ है, ठीक है, ये कंठ तालव्य मैंने बोला, तो ये बनता किससे है पहले जो बताओ, कौन बताएगा। ये, अरे बोलो, ये बनता किससे है। अरे भैया, आ के बाद अगर ई आया तो क्या बन जाता है, ए का निर्माण होता है। चाहे आ के बाद ई आए, चाहे आ के बाद बड़ी आए, बनेगा क्या, ए ही। तो इनका इसलिए निर्माण बनाया गया है, कहाँ से, कंठ, क्योंकि ये आ कहाँ से हो जाता है, कंठ से, ई कहाँ से हो जाता है, तालु से, इसलिए दोनों से मिलकर क्या होता है, कंठ तालव्य। इसलिए इसका उच्चारण स्थान कहाँ है, कंठ तालव्य, ठीक है। तो दोनों का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है। और इनमें ध्यान रखें इस बात का, इनमें गुण संधि होती है, गुण, ये आपको देखने को मिलेगा। आगे बाद ई आ जाना, ए हो जाना, चाहे आगे बाद ई आए, चाहे आगे बाद बड़ी या, बनेगा क्या, ए ही बनेगा, छोटी ए, ठीक है। ऐसे ही आगे बाद क्या आ जाए, आ का मेल किससे हो, ऊ से हो, चाहे बड़ू से हो, बनेगा क्या, ओ, क्या बनेगा, ओ। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आ और के बाद छुटा हुआ है तो बनेगा ओ। अब मुझे बताओ, आ कहाँ से बोला जाता है, कंठ से, ऊ कहाँ से बोला जाता है, ओष्ठ से। कहाँ हो गया इनका उच्चारण, कंठोष्ठ। कुछ रखना पड़ा क्या, समझने वाली चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें गुण संधि कहाँ से वृद्धि संधि हो जाएगी, वो बन रहा है, वो बनता कहाँ पे, 3 नियम होते हैं गुण संधि के। एक तो क्या बन जाता है, ए बन जाता है, एक ओ बन जाता है, एक अर बन जाता है। अगर री आती है तो क्या बन जाता है, स्वर के बाद अगर कोई इधर स्वर हो और इधर क्या आती है, री, तो क्या बन जाता है, अर बन जाता है। इस कहती है गुण संधि, ठीक है। तो फिर से दोस्तों मुझे एक बात बताओ, अब ये आई बना, पहले ए बन रहा था, वो गुण संधि थी, लेकिन उसका उच्चारण स्थान क्या था, कंठी तो था। इसका भी क्या है, कंठी है, लेकिन आ के बाद ए आ जाए या आई आ जाए, बनेगा क्या, वृद्धि संधि, क्योंकि डायरेक्ट ए आ जाता तो बनता क्या, आई। डायरेक्ट आ के बाद ओ आए, ऊ आ जाए, क्या बनेगा, औ ही बनेगा। लेकिन उदाहरण किसका है, वृद्धि संधि का, इसका वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, दोनों में क्या होगी, वृद्धि संधि। अब मैंने कहा आगे बाद ए आ गया, तो इनका भी उच्चारण स्थान कहाँ से, कंठोष्ठ, कंठ से, और सॉरी कंठ तालु से, क्योंकि अगर इसको अपन तोड़ेंगे तो इसमें क्या छुपा है, आगे बाद ई तो आएगा, इसलिए कंठ तालव्य कहा गया है। और इसका कंठोष्ठ, तो दोनों का उच्चारण स्थान आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है स्वरों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। स्वरों को बोलने के आधार पर सब कुछ मैंने आपको बता दिया, स्वरों के खंड कितने होते हैं वो सब कुछ, स्वर की परिभाषा, कौन कौन से स्वर होते हैं, कौन से स्वरों को कहाँ से उच्चारण होता है। कल अपन स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, बस कल अपने स्वर खत्म हो जाएंगे। अब मैं बोलता हूँ दोस्तों, पूरी शिद्दत से अनुशीलन कार्य के प्रति होना चाहिए। यदि आप अनुशीलन नहीं हो, आज दशहरे से आपको यही सीखना चाहिए। भगवान श्री राम ने अपने कर्म के प्रति अपनी
कर्मठ के प्रति, अपनी कर्तव्य निष्ठा के प्रति उन्होंने जो त्याग किया था, वो त्याग आपको करना है। बिना कुछ सोचे समझे आपको अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने हैं, क्योंकि यदि आप बदलाव नहीं लाते हो तो आप सोच सकते हो कि आपकी स्थिति अभी क्या है। आपके पास बहुत सारा मटेरियल है और आप इस छोटे से मटेरियल हिंदी को छोटा सा समझते हो। ये अपने आप में एक अथाह है, संसार है, समुद्र है जिसका निर्माण किया है, लेकिन हम इसकी गहराई में अगर जाएं तो बहुत बड़ी विचित्र इसकी कहानी है, जो संपूर्ण रूप से हम इसको पूर्ण नहीं कर सकते। ये मोटे तौर पर हम एग्जाम के रूप से देखते चलते हैं, लेकिन वो भी हम सही से मेंटेन करके नहीं चलते। यदि आप मेंटेन करके नहीं चलते हो तो नुकसान आप ही को होगा, समझ रहे हो, और कोई इसमें जिम्मेदार नहीं होगा। आप बोलोगे टीचर की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि रिवीजन इज डिवीजन। यदि आप रिवीजन करते हो तो ही आपकी डिवीजन बनती है, ठीक है। और मुझे एक बात बताओ, सभी से, ईश्वर से मेरी कामना है, मैं भगवान श्री राम से कामना करता हूँ कि मेरे सभी स्टूडेंट्स, भारत देशवासियों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं और आपका भला करें और आप शिद्दत से, पूरी रहनुमाई से आगे बढ़ते रहें, निरंतरता आपकी बनी रहे, ऐसी मेरी ईश्वर से मन है कामना है। मनोकामना नहीं बोलना, एक मनोकामना भी गलत होता है, वो बना दे तो आप जबरदस्ती, वो बनता ही नहीं है। मन है कामना होता है, मन है कामना। तो दोस्तों, आपको शब्दों को ब्रह्म के रूप में अपने अंदर प्रविष्टि करानी है और ब्रह्म के रूप में ही आपको बोलना है। शब्द अपने आप में एक ब्रह्म का रूप होते हैं। तो दोस्तों, आपसे इतना ही अनुरोध है, कल अपन वीडियो नहीं बना सके उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि कुछ दिक्कतें, व्यवधान अपने स्टूडियो में हो ही जाता है, क्योंकि ये समस्याएं, टेक्निक समस्याएं आपको पता होना चाहिए। और आप वीडियो को कम देखते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूरी करना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, कैसी नहीं लगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं आपको दशहरे की। जय हिंद, जय भारत।